अस्सलाम वालेकुम। एहतजाजी सियासत दुनिया सारी में होती है, लेकिन उसके अंदर जब तोड़ फोड़ का या खून रेजी का अंसर शामिल हो जाए तो ये एहतजाज नहीं रहता। ऐसा तशद्दुद जिससे इंसानी जानों का ज़िया शुरू हो जाए और अपने शहरियों या अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज दोनों की जाने जाने लग जाएँ तो ये कौमी नुकसान बन जाता है। पंजाब के अंदर जो रिसेंट प्रोटेस्ट थे उसके बाद हुकूमत पंजाब ने एक फ़ैसला किया था कि TLP को कलअदम जमात डिक्लेयर किया जाए। इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट्स हैं उसी के ऊपर अपडेट लेने के लिए कर रही हैं आज के प्रोग्राम के आगाज़ में अज़मा बुखारी साहब, वज़ीर इत्तलात पंजाब है। अज़मा बीबी, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। जो कलअदम करार देने का आपका पंजाब हुकूमत का फ़ैसला था उसके ऊपर फॉलो अप क्या डेवलपमेंट्स हैं? जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब। इसके ऊपर कैबिनेट ने जो है वो मंजूरी देकर वफाकी हुकूमत को भेज दिया है और मुझे उम्मीद है कि एक आधा दिन में इसके ऊपर फैसला हो जाएगा। जी पंजाब के अंदर आज आपने कुछ तफसील भी दी है कि जो फंडिंग कर रहे हैं इस जमात को, आप उसके ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं। कौन है जो फंडिंग कर रहा है, उसकी तफसीलात क्या है? क्या कोई उसमें गैर कानूनी ज़राए? जी मलिक साहब, इसके ऊपर भी डिटेल्स जो हैं वो शायद उस तरह से मैं आपके साथ शेयर ना कर सकूं। कुछ चीज़ें जो मैं बता सकती हूँ वो ये है कि इसके अंदर 3800 जो है फाइनेंसर्स को नेशनल और इंटरनेशनल जो इनको भेजा करते थे पैसे, उनको जो है वो पिन पॉइंट किया गया है, जिसके अंदर से 45 फाइनेंसर्स जो हैं उनको ऑलरेडी कस्टडी में भी ले लिया गया है। और इसके अंदर जो साद रिजवी साहब हैं उनके नाम पे 95 बैंक अकाउंट्स हैं जी। और उनके घर से जो है वो 1 किलो 920 ग्राम सोना निकला है जी, 989 ग्राम चांदी है, 69 ब्रांडेड घड़ियां हैं बहुत कीमती, 28 सोने के कंगन हैं, 12 ब्रेसलेट्स हैं, 24 हार, चेन और लॉकेट्स हैं, 46 सोने की अंगूठियां हैं। और इनकी बहुत सारी बेनामी जायदाद भी है जो इन्होंने अपने जो घर है, जो मदरसा है, उसके इर्द गिर्द खामोशी से खरीदी हुई थी, जिसके अंदर इनके सोशल मीडिया सेल जो है वो भी काम कर रहा था और कुछ जो इन्होंने अपने गार्ड्स के तौर पर लोग भर्ती किए हुए थे वो भी वहां पर थे। इसीलिए वहां पर नो गो एरिया था, वहां पर कोई भी कानून नाफिज करने वाला इदारा, कोई पुलिस, कोई बंदा वहां करीब फटक भी नहीं सकता था। तो ये जो जितने भी लोग हैं 3800 जिनको पिन पॉइंट किया गया है, जो इनको किसी ना किसी तरह फाइनेंस करते रहे हैं, उनके ऊपर मजीद कार्रवाई जारी है। और इनके ऊपर आज जो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मजीद भी लोग जो हैं वो अब इससे बाज रहे हैं, क्योंकि अगर अब भी किसी ने इनको फाइनेंस करने की कोशिश की, अगर सोशल मीडिया के ऊपर इनको ग्लोरीफाई करने की, इनके जो हेटेड मटेरियल है उसको वो करने की कोशिश की गई, तो जो है वो दहशतगर्दी के पर्चे जो है इनके ऊपर दर्ज होंगे। अज़मा बीबी, लेकिन TLP एक सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर है। इंतखाबात में बाद छोटी सियासी जमातों से TLP का वोट ज़्यादा होता है, तो आप इनकी फंडिंग करने वालों को किस कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी? और बैन करना भी पार्टी को बजाते खुद आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि किस बुनियाद के ऊपर होगा। जी हमने पूरी इसके ऊपर पूरा केस तैयार करके दिया है जी। और ये मलिक साहब, ये पहली दफा नहीं है, ये 2017 ऑनवर्ड्स, आप भी इसके गवाह हैं, 17 है, 19 है, 20 है, 21 है। इनकी एक तारीख है कि ये जो है ये इसी तरह बाहर निकलते हैं और इसी तरह जो है वो इनको कानून को हाथ में लेने की आदत है। पुलिस वालों को अब देखिए, अभी जो मैंने फुटेजेस भी आज शेयर किए, जो आप भी साथ साथ चला रहे हैं, रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों पे जो है वो कब्जा करना, पुलिस वैन्स के ऊपर कब्जा करना, उनसे जो है वो फायर आर्म छीनना, और जो इस पूरे इस प्रोसेस के अंदर 110 पुलिस एहलकार जो हैं वो जख्मी हुए हैं, जिनमें से 18 को फायर आर्म इंजरीज हैं मलिक साहब, और वो जिनमें से एक की तो शहादत भी हुई, लेकिन बाकी भी जो है उनको अल्लाह पाक ने बचाया। एक की गर्दन से एक साइड से गोली लगी है, दूसरी साइड से निकल रही है, एक के जो है वो पेट में एक साइड से गोली लगी है, दूसरे से निकल रही है। तो ये तमाम ये कोई ना सियासी जमातें ऐसा करती हैं, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ये करने के बारे में सोच भी सकती है। और जो ऐसा करते हैं यकीनन उनको पॉलिटिकल उसमें मैं नहीं समझती कि तीर में रखा जाना चाहिए। इनकी कुछ 100 मसाजिद भी हैं और वो मसला आपको प्रायोरिटी पे हल करना चाहिए, मस्जिद नहीं बंद होनी चाहिए, उसके ऊपर बताइएगा कुछ। जी इसके ऊपर कोई मस्जिद नहीं बंद की जी, और कोई मुसलमान जो है वो किसी मस्जिद को, किसी मेंबर को बंद करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। एक बात तय है, एक ये भी सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा हुआ कि जो कब्र है रिजवी साहब की वो कहीं शिफ्ट की जा रही है, उसके ऊपर लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही थी। उससे बड़े कैटेगोरिकली मैंने आज बताया है कि किसी कब्र को शिफ्ट नहीं किया जा रहा, हम किसी कब्र को जो है वो उसकी तरफ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन उस कब्र के ऊपर नजराने
लें और उस कब्र के को इस्तेमाल करके उसके ऊपर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करना, इसकी इजाजत नहीं देंगे। अभी तक इनकी जो 122 मदारिस हैं और 115 मसाजिद, इनको औकाफ के अंडर ले लिया गया है। 158 जो इनके लोग थे जो वहां पे इमाम के तौर पर जो है फराइज सर अंजाम देना चाहिए था जिनको, लेकिन वहां पर वो हेटेड और लाउड स्पीकर का गलत इस्तेमाल करते थे, उनको महकमा औकाफ के इमामों से बदल दिया गया है। तो 158 जो है वहां पर अब महकमा औकाफ के इमाम हैं। और आज ये फैसला हुआ है कि जो हमारी अहले सुन्नत वल जमात है और जो हमारे बाकी उलमा कराम जो दीनी और मजहबी हमारे उलमा कराम हैं, उन सब के जो है हवाले इन तमाम मदारिस और मसाजिद को कर दिया जाए, ताकि वो इन लेटर एंड स्पिरिट जो हमारे मजहब की, हमारे दीन की जो तालीमात हैं, वो जो है इन मदरसों से और इन मसाजिद के जरिए हो, ना कि यहाँ से शर अंगेजी और जो है वो रियासत के अंदर जितनी मसाजिद हैं TLP से मुंसलिक, वो सारी महकमा औकाफ के अब कंट्रोल में रहेंगी? जी बिल्कुल। और जैसे मैंने कहा कि ये 330 है शायद टोटल। जी मैंने एक मिनट में ये दोबारा आपको बता देती हूँ जी। इसके ऊपर 330 मसाजिद हैं जी और 223 मदरसाज हैं, और इन सबको जो है फिलहाल औकाफ के इसमें अंडर है। लेकिन हमारी उलमा कराम जो बाकी तमाम हमारे जय्यद उलमा कराम हैं, उनके साथ एक मीटिंग भी हुई थी हमारे लोगों की, और उसमें ये तय पाया था कि ये तमाम मसाजिद और ये जो मदरसे हैं ये उनके हवाले कर दिए जाएं और वो खुद इसका नज़्म व नस्क संभालें, जैसे उनके अपने जो मसाजिद और जैसे उनके अपने मदरसे चल रहे हैं। आज़मा बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। शाहिद खटक साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर, आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा एयर मार्शल आसिम सुलेमान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। एयर मार्शल साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सर, प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे ये अफ़गान इशू के ऊपर चाहूँगा। सऊदी काबीना ने अभी वेलकम किया है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो मुआहदा है सीज़ फायर का, चाइनीज़ ने वेलकम किया है, रशिया ने वेलकम किया है, तो पूरी दुनिया बहुत इसको सिग्निफिकेंस दे रही है। आज सऊदी कैबिनेट से उसकी बेसिकली उसकी तारीफ़ी अल्फाज आए कि बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन क्या ये होल्ड करेगा? बिग क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि तब तक कायम रहेगा जब तक वहाँ पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर हमला नहीं हो रहा, और ये एक रेड लाइन है जिसको कोई भी सॉवरन कंट्री कभी भी टॉलरेट नहीं कर सकती। क्या ये होल्ड करेगी सीज़ फायर? आसिम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। हाँ जी, ये जो एग्रीमेंट होने जा रहा है जो 25 तारीख को इंशाल्लाह, ये एक बहुत खुशाइन बात है और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि पाकिस्तान के लिए भी होगी कि यहाँ पे टेररिज्म ख़त्म होगा, अफ़गानिस्तान के लिए कि उधर खुशहाली आएगी, उधर हालात ठीक होंगे। लेकिन जैसे आपने फरमाया, ये बिल्कुल सही आपकी ऑब्जर्वेशन है कि ये एक क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज़ ये जो अभी प्रेजेंट रजीम है अफ़गानिस्तान की, ये कितनी स्ट्रॉन्ग है या कितनी स्ट्रांगली ये इम्प्लीमेंट कर सकती है। बिकॉज पाकिस्तान का तो स्टांस इस पे बहुत क्लियर है कि किसी किस्म का समझौता नहीं होगा, उनकी धरती जो है वो किसी किस्म की दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी और कोई सेफ हेवंस नहीं दिए जाएंगे और प्रॉपर बॉर्डर मैनेजमेंट होगी। जब तक ये सारी चीज़ें पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं होंगी और उनका इनके ऊपर अपने जो दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो वहाँ से जो ऑपरेट करते हैं उनके ऊपर पूरी तरह कंट्रोल नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है ये अचीव करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन चूँकि हमें हर चीज़ को ऑप्टिमिस्टिकली देखना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, तो मेरा ख्याल है कि टू स्टार्ट विद हमें यही अज्यूम करना चाहिए और उनकी जो अश्योरेंसेस हैं और फिर जो बीच में सालिस हैं, कतर भी हो गया और टर्की भी हो गया, तो इनकी जो सालसाई है उसकी वजह से प्रॉबेबली इस दफ़ा कोई खातिर खा किस्म के नतीजे निकलेंगे और वो पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होंगे, अफ़गानिस्तान के लिए भी बेहतर होंगे, खित्ते के लिए भी बहुत बेहतर होंगे। लेकिन अगर उन्होंने ये ना किया तो मार्शल साहब, लेकिन ये उम्मीद रखना अफगान हुकूमत से कि वो अपने इलाकों के अंदर TTP को या इन दहशतगर्द ग्रुपों को, दाइश जैसे ग्रुप्स हैं, उनको कंट्रोल कर लेगी, तो ये बड़ी मुश्किल बात है, मानने वाली बात नहीं है। तो क्या ऐसे इम्कानात मौजूद है कि कोई जॉइंट सिक्योरिटी मैकेनिज़्म डेवलप किया जाए जहाँ पर मुश्तरका तौर पर कुछ दोस्त मुल्क भी उसमें शामिल हो सकते हैं और पाकिस्तानी फ़ौज भी जाए और अफ़गान हुकूमत के ताउन से ये जो दहशतगर्द ग्रुप हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, या एटलीस्ट ये इंश्योर किया जाए कि वहाँ से अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तानी इलाकों पर हमला ना हो?
हाँ जी, देखिए ऑप्शंस तो बहुत सारी होती हैं। अब ये जो 25 को एग्रीमेंट होगा उसके अंदर और भी निटी ग्रिटी सॉर्ट आउट होंगी कि जी हमने क्या करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ याद रखें, हमने कभी पाकिस्तान से ना इनके ऊपर कोई प्यूनिटिव एक्शन कभी भी नहीं किया था, और हम जो है हमेशा से भाईचारे के तरीके से ये काम करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके मुस्बत रिजल्ट्स नहीं निकले। लेकिन अभी आप देखें कि पाकिस्तान ने अपनी विल दिखाई है और अपनी जो है रिजॉल्व दिखाई है कि हम ये वाली चीज़ अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारा सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो चुका है। तो मेरा ख्याल है कि ये इसको एक चांस तो ज़रूर देना चाहिए, लेकिन ये अफगान गवर्नमेंट को भी पता होना चाहिए कि अगर ये इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो ये उनके लिए कितना मुश्किल वक्त आने वाला है। अभी आप देख लें ये 10 दिन जो थे इनके लिए कितने मुश्किल गुजरे, जिसके अंदर हमारी आर्म फोर्सेस ने वहाँ पे उनकी जो है अच्छी खासी इनकी पोस्टों की तबाही मचाई जहाँ से ये अपने ऑपरेशन लॉन्च करवाते थे। और फिर उसके बाद हमारी एयर फोर्स का बड़ा मुस्बत इस्तेमाल किया गया ड्रोन्स के लिए के ज़मरे में भी, और मैंड एयरक्राफ्ट, और फिर हमारी आर्मी ने जो उनकी पोस्टों के ऊपर कब्ज़ा किया। तो ये एक अच्छा खासा ऑपरेशन था, और मेरा ख्याल है कि इस तरह का ऑपरेशन कभी पाकिस्तान के बॉर्डर से हुआ नहीं। और ये जो थे अफगान, दे हैव ऑलवेज बीन टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि जी सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल ठीक हैं, हम इनका जो है बात करेंगे, भाई भाई कहेंगे, चले जाएंगे, वापस जाके फिर वही काम शुरू कर देंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी उनके पास वो लेवरेज है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत स्टर्न है इस दफ़ा, और मेरा ख्याल है कि हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो पैगाम दिया है कि इस तरह की चीज़ अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और ये एक मैसेज खाली अफगानिस्तान के। एयर मार्शल साहब, क्या इस बात का अंदेशा मौजूद नहीं है कि अफगान जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनकी इन फाइटिंग बड़ी खुल के सामने आ रही है, और उसके नतीजे में काबुल का कंट्रोल अपने बाद सूबों के ऊपर और कमज़ोर हो जाएगा? क्या इस बात का अंदेशा मौजूद नहीं है? बिल्कुल जी, इसका तो है, लेकिन ये है कि अब ये तो अफगान गवर्नमेंट का काम है कि उनको कंट्रोल करे, बिकॉज अब वो आप गवर्नमेंट चला रहे हैं तो आपके कंट्रोल में तो होनी चाहिए चीज़ें। अगर हम इस चीज़ से डरते रहें कि जी उनकी गवर्नमेंट वीक है और ये चीज़ नहीं होगी, तो हमने तो जाके वहाँ पे गवर्नेंस नहीं करनी ना अफगानिस्तान के लिए। और उन दहशतगर्द ग्रुपों को भी ये चीज़ मालूम है कि ये अभी पुराने वाला टाइम नहीं है कि जिस तरह वो मर्ज़ी चाहेंगे वो कुछ कर सकेंगे। मेरा ख्याल है कि इनकी इन हाउस जो है वो भी मैकेनिज़्म जो है वो इम्प्रूव होगा, और इस मेरा तो ख्याल है कि ये जब इसका रिज़ल्ट आएगा ये एग्रीमेंट का 25 तारीख को, इंशाल्लाह वो काफ़ी मुस्बत होगा, और उसके अंदर ये वाली चीज़ें भी एड्रेस की जाएंगी। और जिस तरह आपका भी ख्याल है और मेरा भी ये अंदेशा है कि ये एक इन हाउस फाइटिंग की वजह से थोड़ी सी कमज़ोरियाँ तो हैं, लेकिन उसका हल तो उन्होंने ही ढूंढना है जी, हमने तो नहीं ढूंढना उनके लिए हल। एयर मार्शल आसिम सुलेमान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर तारिक साहब, दो इश्यूज़ हैं अभी। ये TLP वाला हम अज़मा बीबी से सवाल कर रहे थे, और बॉर्डर सिचुएशन अफगान साइड पे भी है, इंडिया साइड पे भी वो एक इंतहा पसंद जमात है जो हुक्मरान है, और वो स्टेट टेररिज्म के ऊपर आजकल पूरे ज़ोरों शोर से लगी हुई है। आप इसको कैसे देखते हैं? मल्टीपल चैलेंजेस हैं, अफगान साइड से भी है, ईस्टर्न बॉर्डर्स पे भी है, और घर के अंदर भी क्योटिक सीन ना डेवलप हो जाए। TLP वाला ख़ास तौर पर फोकस रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, देखें इस वक्त सिचुएशन से पाकिस्तान गुजर रहा है, यकीनन ये बहुत एक चैलेंजिंग सूरत हाल है इंटरनली एंड एक्सटर्नली हमारे बॉर्डर्स पे भी। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं जो इस वक्त रिजॉल्व देख रहा हूँ, वो जो कमिटमेंट देख रहा हूँ आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान की, हमारी इंटेलिजेंस के इदारों की, और अगर मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात करूँगा तो उसकी भी, कि हमने इन चैलेंजेस को हेड ऑन लेना है, और हमने लिया है। इंडिया ने हमारे ऊपर जिस तरह 6 मई को हमला किया, अब हमारे पास 2 ऑप्शन थे। एक तो ये कि हम भी अमेरिका के पास चले जाते जंग बंदी के लिए, और दूसरा ऑप्शन ये था कि उससे ज़्यादा क़ुव्वत के साथ इंडिया को हम जवाब देते, और हमने ऑप्शन नंबर 2 पे हम गए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो ऑप्शन नंबर 1 थी, और उसी को हमने अडॉप्ट किया, और अल्लाह के फजल से अल्लाह ने उसमें कामयाबी दी हमें, जिसका एतराफ़ आज पूरी दुनिया कर रही है। उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान को जो पजीराई बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर, सफारती सतह के ऊपर हो रही है और हुई है, और वो कामयाबियाँ सारी पाकिस्तान की कामयाबियाँ हैं। और ये एक ऐसी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि इसे हमने पाकिस्तान की बेहतरी और मफाद के लिए इंशाल्लाह कैश करना है पाकिस्तान के लिए। दूसरी बात जो अभी अफ़गानिस्तान के साथ हुई, देखें अफ़गानिस्तान की जो अवाम है उसके लिए पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। ये बात कई दफ़ा की, सिर्फ कही नहीं गई बल्कि अमली तौर पर पूरा इतिहास और वो क्या कहते हैं कि ज़माना गवाह है इस बात का
लेकिन अब जो वहाँ पे अफ़गान तालिबान रजीम आई है, इनके दौर में जिस तरह अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही है मुसलसल, उसके ठोस सबूत हम अफ़गानिस्तान की उस रजीम को भी दे चुके हैं, मीडिया पे भी दे चुके हैं, बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पे भी जहाँ जहाँ हमारे मुश्तरका दोस्त हैं उन्हें भी बता चुके हैं, और बार बार ये अफ़गान गवर्नमेंट को दरख्वास्त भी की गई और इंतबाह भी किया गया कि आप इस दरअंदाजी को रोकें, और उससे हमारे शहरियों की और हमारे जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनकी शातनें हो रही हैं। और के पी ज़ाहिर है जो बॉर्डर एरिया हमारा सबसे ज़्यादा इस पर मुतासर है। फिर दूसरा जो अफ़गानिस्तान से दरअंदाजी हो रही है वो BLA की सपोर्ट की शक्ल में इंडिया की जो दूसरी प्रॉक्सी है वो वहाँ पे कर रहे हैं बलूचिस्तान में। तो अब हमारे पास सिवाय इसके कोई ऑप्शन नहीं था कि हम दहशतगर्दों की वो तरबियत गाएँ और वो महफूज पनाह गाएँ जो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद थी, उनके ख़िलाफ़ एक मौसर कार्रवाई करते। और जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और उनकी पूरी टीम ने जिस महारत के साथ उन ठिकानों को निशाना बनाया हमारी अफवाज ने, वो भी पूरी दुनिया ने देखा है। और अफ़गानिस्तान उसके बाद देखिए, अफ़गानिस्तान कहते हैं जनाब कि हमने उसको भी शिकस्त दी, उसको भी शिकस्त दी। भाई पाकिस्तान जिन जिन जंगे में आप लड़ते रहे हैं, पाकिस्तान आपका मददगार और आपका साथी और आपका हर हवाले से आपका पार्टनर रहा है। पाकिस्तान ने हर भी इधर थे, लॉन्च पैड भी इधर था, तरबियत गाह भी इधर थी, स्कूल भी यही था, कुछ हम आपकी मदद करते हैं। ये बस आखिरी बात मैं ये करूँगा कि जो अभी आप एयर मार्शल साहब से बात कर रहे थे कि हम अमन के ख़्वाह हैं, हम इस खत्ते में पाकिस्तान का वजूद और पाकिस्तान की शनाख्त जो है वो पीस स्टेबलाइज़र के तौर पे करवा रहे हैं और करवा चुके हैं। जारियत हमने कभी भी किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं की, लेकिन ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि वो इंडिया हो वो अफ़गानिस्तान हो, अगर पाकिस्तान पे अटैक आएगा उसका जवाब दिया जाएगा। शाहिद खटक साहब, आप इन चैलेंजेस को कैसे देखते हैं और इसका हल क्या तजवीज़ करते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए मलिक साहब, आपने अपने आखिरी गुफ्तगू में कहा कि जी इधर ही सब कुछ था उनका। पहली बात तो ये कि अफ़गानिस्तान का जो इशू है इसको आपको पहले समझने की ज़रूरत है कि ये है क्या। अफ़गानिस्तान का इशू इतना आसान नहीं है जितना हम उसको आसान समझ रहे हैं। देखिए एक जंग के ट्रांजिशन पीरियड से गुजरा है, पिछले 35, 40, 50 साल वहाँ पे जंग रही है। और जब हमने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अमेरिका को खुश करने के लिए इस जंग में उनका साथ दिया, तब से लेके आज तक उनकी खुशनुदी के लिए, उनको खुश करने के लिए जब हमने अपने ही इलाकों में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए। देखिए इमरान खान साहब की बात अगर इनको समझ आ जाती तो 10, 15, 20 दिन से मुसलसल कह रहे थे कि जी आप मुज़ाकरात करें, आप उनसे बातचीत करें। तो अगर 15-20 दिन पहले हम अफ़गान हुकूमत से बातचीत का आगाज़ कर लेते तो ये मुज़ाकरात आज इस्लामाबाद में होते बजाय दोहा में या किसी दूसरे मुल्क में। अभी मुज़ाकरात जो हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है। तहरीक आपने मुशर्रफ दौर से आगाज़ किया, इसका आगाज़ आपको करना चाहिए जब जहाद अफगानिस्तान में। वही देखिए उस एक चीज ये कि 70 की दहाई में ये लोग पाकिस्तान आना शुरू हुए, यही मसला था। देखिए उस वक्त रशिया के वार में भी जब पाकिस्तानी सरजमीन को इस्तेमाल किया गया था इस लॉन्च पैड, इनको तरबियत भी दी गई। तो जब हम देखिए TLP का भी आप इशू कर रहे हैं, तो सोवियत यूनियन उस पर हमलावर था ना, हमने तो अफगान लोगों की मदद की थी, अफगान मुजाहिदीन थे जिनकी आप मदद कर रहे थे। बिल्कुल हमने मदद की थी, लेकिन आप जाके अफगानिस्तान के लोगों से तो पूछें कि उनकी क्या राय आपके मुतालिक। क्यों है ये राय? क्योंकि 50 सालों से 40-50 लाख लोग आपने इधर रखे मुख्तलिफ राय। ऐसा नहीं है जैसे हम इधर टीवी पे बैठ के अगर हम उनकी राय अपनी राय समझ के उनके ऊपर उनकी राय काफी पाकिस्तान मुखालिफ होगी। अभी हो गई पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैचेस के अंदर उसकी रिफ्लेक्शन वहाँ पे एक माइंड सेट है। जो पख्तून एरिया है अफगानिस्तान में वो हमसे बहुत मोहब्बत करता है। जो वहाँ पे पर्शियन या दूसरी लैंग्वेज के लोग हैं वो उसमें शायद ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान के लोगों का वो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे साथ वो रहे, यहाँ पे पले बड़े, यहाँ पे उन्होंने बचपन गुजारा। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, लेकिन कुछ मेरे सर ज़हन में कुछ सवालात हैं। आपने कभी भी अफगानिस्तान से बातचीत का सिलसिला तोड़ा ही नहीं था। PMLN ने, नवाज शरीफ की हुकूमत ने, जब ये 13 से 17 वाली इनकी हुकूमत थी, उसमें इन्होंने कमेटी बनाई पीस टॉक्स के लिए। मुल्ला उमर के उस वक्त कंट्रोल था, लेकिन वो नतीजा कुछ भी नहीं निकला आपका। फिर आपने दोबारा PTI ने कमेटी बनाई, नतीजा कुछ भी नहीं निकला। अमेरिका मौजूद था, PDM की पहली हुकूमत ने कमेटी बनाई, नतीजा फिर कुछ नहीं निकला। मुझे अगर आप कंप्लीट करने दे, मेरा अपना मौक़िफ़ है, शायद आप उससे इत्तेफाक भी ना करें। अफगानिस्तान का जो रास्ता था वो यही मुज़ाकरात का था जो अभी शुरू हुआ है। हम भी यही चाह रहे थे कि आप उनसे मुज़ाकरात करें, इन तमाम चीज़ों में आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लूप में लें, क्योंकि जब आप अफगानिस्तान के साथ एक इत्तेमाद साजी की फ़िज़ा कायम करेंगे
आप उनसे कमिटमेंट लें कि आपकी मर्जी से आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और हम उनको कहें कि हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो जो टेररिज्म की, जो दहशतगर्दी की इशूज़ है, ये 90-95% खुद ही डाउन आ जाए। सर मेरा काफ़ी इख्तलाफ है माजरत के साथ, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन दोहा अकॉर्ड जिसके अंदर तालिबान ने अमेरिका से बैठ के एग्रीमेंट किया था अमेरिकी फोर्सेज के विड्रॉल का, उसकी एक शिक ये मौजूद है कि अफगान सरजमीन हमसाया ममालिक के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। उसके बाद TTP रोज़ पाकिस्तान में हमला कर रही है। आप 2 सालों में ज़्यादा खून रेजी हुई है जो पहले 20 सालों में हुई थी। यही मैं कह रहा हूँ कि हम मुज़ाकरात किस लिए करना चाह रहे थे कि हम उनको शवाहिद देते, हम उनको सबूत देते कि ये लोग जो हैं ये आपकी सरजमीन से हमारे सरजमीन के ऊपर हमले करते हैं, आप हमारी मदद करें, इनको निकाल लें, इनको अरेस्ट करने में हमारी मदद दें। इशू क्यों बढ़ गई है? देखिए, जब अमेरिका ने इनखला किया अफगानिस्तान से, तो जो काबल का जो जेल था, जब वो टूट गया, उससे तकरीबन 6-7 हज़ार से ज़्यादा TTP के तालिबान जो थे वो अफगानिस्तान में आज़ाद बनना शुरू हो गए। तो जब आप उनको बताते, आप उनसे जब आप बातचीत करेंगे, आप उनको लिस्ट देंगे कि ये लोग हैं जो पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर जो है वो हमलावर हैं, तो उसके बाद ये चीजें मिनिमाइज होंगी। लेकिन ये भी तो कोई तरीका नहीं है। शायद खट्टर साहब, ये तो असूली बात है, एक शहरी की भी 25 करोड़ में जान, बिल्कुल वो नाहक नहीं जानी चाहिए, एक की भी नहीं जानी चाहिए। ब्रेक करीब आगे, ब्रेक ले लें। तारिक साहब, आप भी ब्रेक से वापसी पे जवाब दीजिएगा। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर तारिक साहब, पाकिस्तान की तारीख में नैप वाला वाक़या जिस पे पाबंदी लगाई गई, और भी जमातों पे 1-2 वाक़यात हुए, ख़ुद TLP के ऊपर PTI के दौर में भी पहले लगाई भी गई, फिर हटाई भी गई। आम तौर पर अगर आप बातचीत से रास्ता निकाल लें, मॉडरेशन की तरफ ले जाएँ ग्रुप्स को, जमातों को, तो ज़्यादा बेहतर रास्ता होता है। आपके ख्याल में कोई ऐसी कोशिश की गई कि नहीं की गई? जी, मैं अपना मलिक साहब मैं उस पर बात करता हूँ, लेकिन कुछ थोड़ी सी क्लैरिटी जो है, चूँकि ये हमारा स्टेट सब्जेक्ट है इस वक्त, टेररिज्म, और उसके हम ज़ाहिर विक्टिम हैं, तो इस पर थोड़ी क्लैरिटी ज़रूरी है। देखिए, 2 बातों में ना हमें उन्हें सेपरेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी शायद ने तफसील से बात की है अफ़गानिस्तान के हवाले से। इन्होंने अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान की बात की है कि वहाँ पे सेंटीमेंट क्या पाया जाता है। मैं क्लैरिटी करना चाहता हूँ, अफ़गान अवाम और है, अफ़गान तालिबान और है, और इस वक्त जो अफ़गान तालिबान रजीम है वो वहाँ की वो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, ज़ाहिर है उन्होंने बाय फोर्स काबू किया हुआ है। वैसे 20 ग्रुप्स हैं आपस में, कोई एक दूसरे से बनता नहीं है। जो भी है वहाँ पे, जो ख़वातीन की तालीम है, जो उस वक्त ख़वातीन की वहाँ पे तालीम है, जो उनके साथ किया जा रहा है, जो वहाँ पे बाकी ह्यूमन राइट्स होते हैं, मैं उस डिटेल में नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा गिला शिकवा अफ़गान अवाम से नहीं है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, बरादर इस्लामी मुल्क है। हमारा गिला शिकवा है अफ़गान तालिबान रजीम से, ये पहला नुक्ता है। दूसरा नुक्ता ये है कि बार बार मेरा भाई कह रहा है मुज़ाकरात करें इमरान खान, और भाई बात ये है कि डार साहब आज से 3 माह पहले वहाँ पे मुज़ाकरात के लिए नहीं गए थे, तो किस लिए गए थे? कुछ अपनी बाप खाना तो नहीं गए थे ना, काबुल गए थे। हमारा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, हमारा वज़ीर ख़ारजा है, और अभी भी ये जो एकदम थोड़ा बॉर्डर के ऊपर टेंशन शुरू हुई हमारी और क्लैशेस शुरू हुई अफ़गानिस्तान के साथ, इससे कबल जो हमारी कैबिनेट मीटिंग थी, आज से ग़ालिबन 15 दिन पहले की बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी वाज़ेह तौर पर डिफेंस मिनिस्टर को कहा कि आप काबुल तशरीफ़ ले जाएँ और वाज़ेह 2 टोक बात करें, पैगाम दें। तो हमने तो ये नहीं किया कि जनाब हम पहले कोई 2 साल बिल्कुल चुप सोए रहे और अचानक हमने उनकी तरबियत गाँव पे और ठिकानों में हमला कर दिया पाकिस्तान ने। नहीं, हम एक ज़िम्मेदार मुल्क है, ज़िम्मेदार हमारी अस्करी क़यादत है, ज़िम्मेदार हमारी सिविलियन क़यादत है। ये सारे ऑप्शंस हमने इस्तेमाल किए, मिन्नत भी की, वो जो मैंने दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल किए ना कि रिक्वेस्ट भी की, इंतबाह भी किया, उन्हें नताइज से भी बाखबर किया कि ना करें ना करें। हमारी शहरी, हमारे मुसल्लह फ़ौज के लोग तो जितनी रोज़ाना चाहते उठा रहे थे, उसके बाद वो नागुज़ीर था कि आप जवाब दें, वो नागुज़ीर था, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। और तीसरी बात जो दोहा में आपने कहा कि उस एग्रीमेंट में जब अमेरिका यहाँ से गया तो उसमें यह था कि अफ़गान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। आज अफ़गान तालिबान रजीम भारत को तो ये गारंटी दे रहे हैं कि आपके मुल्क के ख़िलाफ़ हमारा मुल्क इस्तेमाल नहीं हो रहा। अभी इनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं जाके ये गारंटी दे के नहीं आए इंडिया को। हमें ये गारंटी क्यों नहीं दे सकते? इनके मुँह से ये बात निकलती है पाकिस्तान के लिए कि हमारी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, नहीं निकलती। अभी जो ये कतर के पास गए हैं, अगर आप दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले ना करते, उन्हें तबाह ना करते जो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, तो कभी भी ये टॉक नहीं होने थे दोहा वाले, ये कभी भी इन टर्म्स पे आना नहीं था। इसके लिए आपको अपना मसल, और वो भी अपने दिफा के लिए, किसी अपने दिफा के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। और हर मुल्क की ये रिक्वायरमेंट है, हर मुल्क की ये
मैं कहता हूँ राइट है हर मुल्क का। आपके जो फौज के लोग वहाँ खड़े हैं, आप उनको वहाँ रोजाना शहीद होने के लिए नहीं छोड़ सकते। आपकी रियासत का ये फर्ज है कि उनके दिफा के लिए जाए और इंश्योर करे कि बॉर्डर वो भी कौम के बच्चे हैं, उनकी भी माएँ बहनें हैं, उनकी भी फैमिलीज हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊँ, ज़रा उनके जज्बे को देखें कि यहाँ पिंडी में जो मेजर अदनान साहब शहीद हुए, मैं उनके वालिद साहब से मिलने के लिए गया, उनके चचा जो हैं वो उनके ससुर भी थे, वो वहाँ मौजूद थे। यानी खुदा की कसम मलिक साहब, ये कहते हुए इंसान क्या महसूस करता है मैं आपको बता नहीं सकता। उनके वालिद साहब, ये उनका एक ही बेटा था और उनके अल्फाज ये थे कि मैं यहाँ डॉक्टर साहब मुबारकबाद लेने के लिए बैठा हूँ, अफसोस का इज़हार सुनने के लिए नहीं बैठा, मुझे फ़ख्र है अपने बेटे पे। ये बड़े इसने अपने मुल्क के लिए जान दी है, मुझे फ़ख्र है। और उनकी वालदा साहबा के भी यही जज्बात थे। ये बड़े लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए अपनी जान देते हैं लोग और उसके माँ बाप उसको फ़ख्र से बयान करते हैं। तो हम उन्हें इनके रहमो करम पे छोड़ दें, नहीं छोड़ के वहाँ से दहशतगर्द का फर्ज है कि इनकी जाने लें और उसके बाद फिर सेफ हेवंस में घुसे अफगानिस्तान में। इट्स नॉट पॉसिबल। शायद खटक साहब, जो सूरत हाल है इस वक्त केपी में भी और बलूचिस्तान में भी इंटरनल सिक्योरिटी की काफ़ी बुरी है, लेकिन कल वो सीएम वाला जो जेस्चर है वो भी समझ नहीं आया अभी तक। वो पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि मैं गाड़ियाँ वापस दे रहा हूँ, आज तलाल चौधरी कह रहे हैं कि नहीं गाड़ियाँ बिल्कुल सही हैं। अब ये क्या मतलब बहुत ही पैटी इश्यूज में नहीं। ये देखें, अभी आप खुद ये फरमा रहे हैं कि जी वहाँ पे केपी के जो हालात हैं या जो वहाँ पे इश्यूज हैं, क्या ये आपने उन गाड़ियों की हालत देखी है? मतलब वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को तो नहीं दी थी, या MNAs MPAs या चीफ मिनिस्टर के इस्तेमाल के लिए तो नहीं थी, वो तो पुलिस के लिए थी कि अगर पुलिस को कोई ज़रूरत पड़ती है ऐसे एरियाज में जाने की कि वहाँ पे उन्होंने कोई ऑपरेशन करना है ताकि वहाँ से वो सेफ एग्जिट करें। लेकिन उन्होंने जो गाड़ियाँ 2-3 गाड़ियाँ थी वो कबाड़ी भी खरीदने के लिए तैयार नहीं था। ये तो ऐसा था जैसे आप सूबाई हुकूमत का मजाक उड़ा रहे हैं और आपका मकसद ये कि आप 3 गाड़ियाँ उधर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी गवर्नेंस बेहतर नहीं है, पुलिस की ये नहीं है। देखिए हमारी केपी एक तो NHP का पैसा भी नहीं देते, उसके अलावा जितने भी हमारे फेडरल गवर्नमेंट के जेरे जो पैसे फाटा के लिए इन्होंने कमिट किए थे, जो पैसे इन्होंने देने थे, एक वो नहीं देते। और उसके बाद 3 ऐसी गाड़ियां, और वो IG साहब वहां पे खड़े थे, उनको भी नहीं लेना चाहिए था ये गाड़ियां उनसे कि जी ये गाड़ी आप मुझे किस लिए दे रहे हैं। वो इतने पता नहीं 1857 जैसे जंग अजीम की वो गाड़ियां हो, अगर आपने देना था तो ये गाड़ियां एटलीस्ट हमें नहीं चाहिए थे। आपको चाहिए था कि 50-60 ऐसे गाड़ियां जो कम से कम एक DPO को भी अगर हम देते उनकी सिक्योरिटी मेजर्स के लिए, ताकि कम से कम वो तो इस्तेमाल करते। केपी गवर्नमेंट अपने वसाइल से खरीदे, क्योंकि ये तो आपको खरीद के देनी चाहिए पुलिस को। आपको पता है कि केपी ने लास्ट 8-9 महीने में हमने पुलिस के एफिशिएंसी के लिए कितने पैसे दिए? कितने दिए? 15 अरब। और कहाँ लगाए हैं वो पुलिस को जो जिधर उनकी रिक्वायरमेंट्स थी। आपको पता है कि पुलिस ने जो हमारी केपी गवर्नमेंट ने असला खरीदा था पुलिस से, पिछले 8 साल से वो हमें नहीं दे रही थी। जिन कंपनीज को हमने ऑर्डर दिया था वो नहीं दे रहे थे, वो अभी जाके वो दे दिए वो जो असलहा था। देखिए पुलिस को आपको वेल इक्विप्ड करना होगा। जब आप पुलिस को वेल इक्विप्ड करेंगे, पुलिस को आप मजबूत करेंगे, तो बहुत सी जगहों पे आपको फौज के इस्तेमाल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब यहाँ तो आपको सपोर्ट करना चाहिए इनको, केपी गवर्नमेंट मिलकर स्ट्रेंथन करें इनका पुलिस डिपार्टमेंट, जो ट्रेन भी करें, इक्विप भी करें। मेरा भाई जिस तरह बात कर रहा है महसूस ही हो रहा है कि शायद केपी पुलिस इनकी है और हम को उसके खिलाफ हैं। केपी पुलिस हमारी पुलिस है। तभी फोटो है, बात यह है कि ये हर चीज़ को ना टिकटॉक की नज़र बनाने के लिए हरकतें करते हैं माजरत से। वो अभी गाड़ी दिखाते हैं स्क्रीन पर। मैं आपको बताता हूँ, मैंने वो गाड़ी नहीं देखी, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वो गाड़ियाँ उन्हीं गाड़ियों में से हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के ज़रिए इस्तेमाल हैं, जो पंजाब के ज़रिए इस्तेमाल हैं। उसमें से पुरानी आपने इनको दाना दे दी क्या? नहीं देखें, अगर मैं कहता हूँ जी अगर किसी गाड़ी के ऊपर इन्हें कोई एतराज़ भी है ना, मैं पहले तो आपको टेक्निकली सिर्फ एक बात बता देता हूँ कि प्रोटेक्शन की गाड़ियों के लेवल होते हैं। मैं आपको भेज देता हूँ। नॉर्मल रूटीन में जो गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, जो आपको सड़कों पर नज़र आती हैं, एम्बेसीज इस्तेमाल करती हैं इस्लामाबाद में, B6 लेवल की इनकी प्रोटेक्शन कैटेगरी होती है। B7 VVIP और हेड ऑफ द स्टेट्स इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको किसी खास ऑपरेशन के लिए किसी खास जगह के ऊपर चाहिए, तरीकाकार इस पूरे अमल का ये था, जैसे मैंने कहा ना कि केपी पुलिस हमारी पुलिस है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अगर सूबाई हुकूमत की है तो फेडरल गवर्नमेंट भी उसे ओन करती है, हमारी भी है। तरीका क्या होना चाहिए था, अगर इन्हें किसी चीज़ पे एतराज़ था, IG तशरीफ़ लाते, यहाँ हमारे वज़ीर दाखिला से मिलते, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर से मिलते कि जी आपने मुझे 3 दिए हैं या 30 दिए, मुझे नहीं पता इस बात का असल तादाद कितनी है, इसमें हमें ये एतराज़ है। अभी वज़ीर आला की मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने कहा जी कि उनकी अपनी मालूमात का आलम ये है बुलेट प्रूफ गाड़ियों के बारे में, वो फरमा रहे थे कि ये एक्सपायर शुदा है,
तो मैंने कहा भाई ये पैनाडॉल की गोली है जो एक्सपायर हो गई है, बुलेट प्रूफ गाड़ी की कोई एक्सपायरी नहीं होती। क्यों नहीं होती? ये नहीं आप उसकी रिपेयर होती है, रिप्लेसमेंट होती है, उसके पार्ट्स क्या इस काबिल नहीं है कि काबिल इस्तेमाल आप आए काबिल, ये कह रहे काबिल इस्तेमाल नहीं। आप देख, मैं आपको भेजता हूँ पिक्चर्स, अभी मेरे साथ मोबाइल में है नहीं, मैं आपको वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो मैं आपको भेज देता हूँ, भेजेंगे ना, देख लेंगे। जो तस्वीरें भेजेंगे वो भी शुरा बाजार में गाड़ी खड़ी होगी, ये करते हैं, वो हमारी गाड़ी नहीं होगी, जवाब नहीं होता, वो पेशावर का कबाड़ बाजार नहीं है, बाजार, उसकी कोई फेक वीडियो लगाएंगे, आप देख लीजिए। आप केपी आ जाए, आपको मैं ले जाता हूँ, आपको प्रोग्राम कर ले वैसे गाड़ियों के ऊपर, गाड़ी के ऊपर। अच्छा वो रिपोर्टर हमारा कैमरा वहाँ है, उसको भेजते हैं, आप अपने बंदे को दें तो मैं उसको रिकॉर्ड करवाता हूँ, बिल्कुल आप उनको टीवी पे डालते हैं, बिल्कुल आप टीवी पे डाल दो, ये करेंगे, बड़ी नेकी होगी, अभी बड़ी नेकी होगी। ये प्रोड्यूसर साहब बोले आप पेशावर ब्यूरो को। अभी मलिक साहब देखिए, केपी जो है वो कोई सतीला सूबा नहीं है आपका, तो हमारा घर का हिस्सा है, वो सतीला क्यों है कोई? एक तो वहाँ पे जो हमारे एनएचपी के पैसे बनते हैं, वहाँ पे जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट के साथ जो 100 अरब रुपए सालाना देने थे, आप वो रिकॉर्ड तो निकलवा लें कि इन्होंने दिए कितने वो पैसे। अच्छा, मैं आपको पता तो चले ना। देखिए, दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। एक हमने आईटी सेक्टर पे अपडेट लेना है, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और शाहिद खटक साहब, दोनों का मशकूर हूँ। सज्जाद मुस्तफ़ा सैयद साहब चेयरमैन पाशा में ज्वाइन कर रहे हैं। सज्जाद साहब आपका बहुत शुक्रिया। पहले क्वार्टर की जो IT एक्सपोर्ट्स हैं $1 अरब से तजावुज़ कर गई हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पाकिस्तान से सॉफ्टवेयर हाउसेज है उनका बार बार आता है कि अगर हमें मिडल ईस्ट की मौजूदा फ़िज़ा जिसमें गर्म जोशी पाई जाती है, वीज़ा एक्सेस में आसानी हो जाए, वहाँ ऑफिस खोलने में आसानी हो जाए, तो IT एक्सपोर्ट्स को और बढ़ाया जा सकता है। आपसे इसके ऊपर कमेंट चाहूँगा। जी नहीं, एब्सोल्युटली जी, बड़ी खुशाइन बात है कि हमारी IT एक्सपोर्ट पहली दफ़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर ओवर $1 बिलियन गई है, और ये तो आई थिंक टिप ऑफ द आइसबर्ग है जी। हमारी इंडस्ट्री में से ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर हमारी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएं, जो ट्रैवलिंग वीज़ाज़ वगैरह के इश्यूज़ हैं जिस पे गवर्नमेंट कुछ काम कर भी रही है, अगर वो इम्प्रूव हो जाएं तो जाहिर है जब मार्केट एक्सेस ज़्यादा होगी तो ज़्यादा बिज़नेस बढ़ेगा, ज़्यादा हम लोग बिज़नेस ला सकेंगे। ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी वजह है। उसके अलावा अगर हम लोग अपनी कुछ फिजिकल पॉलिसीज़ बेहतर कर लें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, स्टेट बैंक की कुछ पॉलिसीज़ बेहतर कर लें, और कुछ टैक्सेशन में अगर हम अपनी पॉलिसीज़ बेहतर कर लें, मैं टैक्स कम करने का नहीं कह रहा, मैं टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज़ की बात कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में कि ये एक्सपोर्ट जो है मज़ीद डबल बल्कि 3 गुना शायद ज़्यादा हो सकती है। आप बताइए कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनको बेहतर करने की ज़रूरत है? सर, पाकिस्तान 2-3 पॉलिसीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन पे काम करना चाहिए। एक, पहला हमारा रिपैट्रिएशन ऑफ कैपिटल है। हमारे मुल्क से अगर जब आप कंपनीज बाहर खोलते हैं तो उन कंपनीज को खोलने के लिए हमें कैपिटल मुल्क से बाहर ले जाना पड़ता है, जो कि एक बहुत मुश्किल तरीका है पाकिस्तान से। इसी तरह जब हम बाहर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस डेवलपमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, इस किस्म की चीज़ें होती हैं, हमें वहाँ पे टीम्स रखनी होती हैं, उनके पेरोल्स देने होते हैं। तो हमारे मुल्क से क्योंकि कैपिटल लेके जाना बहुत मुश्किल है, कॉन्सिक्वेंटली हमारा बहुत सारा कैपिटल फिर पाकिस्तान में लैंड भी नहीं करता। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसको हमने हल करना है, प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारी कंपनीज का कैपिटल पाकिस्तान में फुल पोटेंशियल रियलाइज नहीं होता। दूसरा सर, हमारा एक बहुत मेजर इशू है रिमोट वर्कर्स का। हमारे इंडस्ट्री के ऊपर सबसे बड़ा जो हमारा ख़र्चा होता है हमारी इंडस्ट्री में, वो ऑब्वियसली पेरोल, जो हमारे कंसल्टेंट्स होते हैं, टेक्निकल लोग होते हैं, उनकी सैलरीज होती हैं। तो हमारी इंडस्ट्री इज़ वेरी हाईली टैक्सड। वी आर टैक्सड, हमारा पेरोल इज़ टैक्स अबाउट 30-35%। तो ये वाला जो टैक्स है, इसके ऊपर जब तक इस टैक्सेशन को हम कुछ रैशनलाइज नहीं करेंगे, तब तक हमारा कंपनीज पाकिस्तान में ग्रो भी नहीं करेंगी और वो कैपिटल भी पाकिस्तान में नहीं लेके आएंगी। ये बात आपकी ठीक है। इस वक्त आप पहले क्वार्टर के नंबर अगर आप टैक्स के पढ़े ना, सैलरीड क्लास ने कितना दिया और बाकी शोबों ने कितना दिया, तो आपको लगेगा पता कि जो 100 रुपया कमा रहा है उसमें से कुछ 40 रुपये के करीब हुकूमत टैक्स काट लेती है। तो प्रोफेशनल्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा डिस्करेज करने वाली बात है। वो लोग फिर पाकिस्तान की बजाय कहीं और मूव करना शुरू कर देते हैं। सर, ये जो मई के बाद हमारी कोई बड़ी एक मिडल ईस्ट के अंदर काफ़ी गर्म जोशी आई है पाकिस्तान के लिए, बड़े तवील अरसे के बाद सऊदी अरब, UAE, इन ममालिक में पाकिस्तान को बड़ा वेलकम किया जा रहा है। यहाँ वीज़ा के इशूज़ अभी तक बरकरार हैं। क्या उसके ऊपर कुछ कोऑर्डिनेटेड अप्रोच हो रही है कि पाशा भी और हुकूमत भी मिलकर कुछ वीज़ा की रसाई आसानी करें? जी एब्सोल्युटली। सऊदी अरेबिया के अंदर तो अगर आपको याद हो, पहले बिजनेस वीज़ाज़ नहीं थे, अब वो बिज़नेस वीज़ाज़, सिंगल एंट्री बिज़नेस वीज़ाज़ खुल गए हैं। इसी तरह फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान को मार्केट एंट्री कुवैत में मिली है, जो कि एक मार्केट थी विच वाज प्रैक्टिकली ऑफ लिमिट्स फॉर अस। तभी हमने कुवैत के अंदर एक पाकिस्तान टेक्नोलॉजी का पूरा हमने एक डेलीगेशन लेके गए, पूरा एक इवेंट किया। वहाँ के हम लोकल डायस्पोरा से भी मिले, कुवैत गवर्नमेंट ने बड़ा हमें वेलकम किया।
वो एक नई मार्केट हमारे लिए बहुत बड़ी खुली है। इसी तरह यूएई के साथ भी कुछ काम हो रहा है इस वक्त, पाशा और गवर्नमेंट मिलके यूएई के साथ भी काम कर रही है ताकि हमारे वीज़ाज वगैरह की जो एक्सेस है वो ज़रा बेहतर हो। ऑब्वियसली देर आर नंबर ऑफ चैलेंजेस, बट स्लोली बट श्योरली वो चैलेंजेस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। सऊदी में तो काफ़ी हद तक हो गए, यूएई के अंदर अभी कुछ चैलेंजेस हैं और इंशाल्लाह वो भी अनकरीब हल हो जाएंगे। और सऊदी में पोटेंशियल भी बहुत है, जितना वो नई आईटी सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों की वहाँ कंपनीज अपने ऑफिस सेटअप करें तो आप सब्सटेंशली अमाउंट पाकिस्तान को कमा के और भेज सकते हैं। जी एब्सोल्युटली। और सऊदी के अंदर अगर आपको देखा हो तो हमने बहुत सारे टेक्नोलॉजी, तकरीबन 83 कंपनीज जो हैं वो पहले क्वार्टर में वहाँ पे जाके सेटअप कर चुकी हैं, और मज़ीद देयर मैनी कंपनीज इन लाइन। इसी तरह अभी वहाँ पे सऊदी के अंदर अभी कल ही मक्का के एक बहुत बड़े बिजनेस एक डेलीगेशन है जो वहाँ पे एक इंक्यूबेटर सेंटर बना रहे हैं, एंड दे आर पर्टिकुलरली अट्रैक्टिंग पाकिस्तानी टेक कंपनीज। इसी तरीके से जो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा इस्लामाबाद में गो टेलीकॉम ने एक इवेंट किया है जहाँ पे पाकिस्तानी कंपनीज कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं स्पेशली अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो गो टेलीकॉम के पोर्टल पे होंगे, और गो टेलीकॉम उनको सेल करेगी अक्रॉस सऊदी अरेबिया एंड वेर एवर दे आर इन द वर्ल्ड। सो ये जो हमारे लिंकेजेस हैं मिडल ईस्ट में स्पेशली अराउंड सऊदी अरेबिया वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कतर के अंदर मैं अभी जो है कतर से ही बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो कतर के अंदर भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और यहाँ पे बिजनेस वीज़ा की रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, और हमारा बिजनेस यहाँ पे काफ़ी पाकिस्तानी कंपनीज आर रियली इन्वेस्टिंग बिग टाइम इन दिस कंट्री एंड डूइंग वेरी वेल। सजाद मुस्तफा पाशा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।